हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट कर ली थी। आप जानते हैं कि जो चैप्टर 8 था हमारा, वो दो टॉपिक के ऊपर मुश्तमिल था। एक टॉपिक था हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड था, और दूसरा टॉपिक था हमारा बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम की 3 एक्सरसाइजेस थी, 8.3, 8.4, 8.5। तो लास्ट लेक्चर में हमने 8.5 कंप्लीट कर ली थी और हमारा चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? हम चैप्टर नंबर 7 की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 हम लास्ट ईयर 2021 में अपलोड कर चुके हैं। 7.4 और 7.5 हमने अपलोड क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो लास्ट ईयर सिलेबस में शामिल नहीं थी, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस रिड्यूस था। लेकिन इस साल कुछ भी रिड्यूस नहीं है। तो मैंने जो प्लान किया है वो ये किया है कि जितनी भी एक्सरसाइजेस लास्ट ईयर हमने नहीं करवाई, डिफरेंट चैप्टर में से वो सारी एक्सरसाइजेस मैं करवा दूं। तो चैप्टर नंबर 8 100% कंप्लीट हो गया है। अब हम करने के लिए जा रहे हैं रिमेनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 7। 7.1, 7.2, 7.3 कर चुके हैं। आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं 7.4। तो एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 का जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैं आप तमाम बच्चों को एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टॉपिक जो मैं आज करवाने के लिए जा रहा हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसके लिए आप पहले मेरी प्ले लिस्ट में जाएं और फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 7 उसको खोलें। उसमें एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 जो है वो मैंने अपलोड करी हैं। तो पहले आप वहाँ से कॉन्सेप्ट ले लें। क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको वहाँ से? काउंटिंग टेक्निक का जो है वो कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो एक्सरसाइज 7.1 में है। परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, जो एक्सरसाइज 7.2 में है। और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, जो एक्सरसाइज 7.3 में है। तो विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, या तो समझ में नहीं आएगा, या समझ में अगर आ गया तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको होंगी। तो इसलिए काइंडली आप वो एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने जहन में ये रख के स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आपकी बुक में से ही मैं स्नैप लेता हूँ और थ्योरी पढ़ता हूँ, ताकि आपको आपकी बुक का जो कंटेंट है उसी के अंदर रहें, आप उससे आउट ना हो। तो ये हमें नज़र आ रहा है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। चलें इसको पढ़ते हैं। द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ यूज्ड लूजली इन एवरीडे स्पीच। ये जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी का, ये हमारी लाइफ में तकरीबन रोज़ ही बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर वी से इट विल प्रोबेबली रेन टुमारो, कि भाई कल बारिश हो सकती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, कि आपने देखा भाई आसमान पे बहुत बादल हैं, तो आपने कहा कि भाई कल बारिश हो सकती है। लेकिन ये इवेंट सर्टन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इट विल रेन टुमारो, कल लाजमी बारिश होगी। ये आप नहीं कह सकते। आपने क्या कहा कि भाई कल बारिश होने का चांस है। तो चांस है, इजी वर्ड 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 है। तो आप प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज़ ना करें, चांस का वर्ड यूज़ कर लें। एक और एग्जांपल देखें, ही विल प्रोबेबली पास द एग्जामिनेशन। आपने देखा एक स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है वो मेहनत करता हुआ, तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका एग्ज़ाम में पास होने का चांस है, यानी कि ये एग्ज़ाम में पास हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ही विल पास द एग्जामिनेशन। आप सर्टन नहीं हो सकते। हो सकता है कि अगर आपने कहा कि जी तैयारी बहुत अच्छी है और ये लाजमी पास होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस दिन उसका एग्ज़ाम हो उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाए और वो बेचारा फेल हो जाए।
तो इसलिए आप प्रोबेबली का ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जी लाजमी वो पास होगा। एक और एग्जांपल देखें, द ब्लैक हॉर्स विल प्रोबेबली विन द रेस। भाई घोड़ों की रेस हो रही है, आपने कहा कि भाई ये जो घोड़ों में एक काले रंग का घोड़ा है ये जीत सकता है, यानी कि आपने उसकी बॉडी देखी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई बड़ा फुर्तीला घोड़ा है, ये जीत सकता है। जीत सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि जीतेगा। वो जीतेगा अगर आपने बोल दिया तो वो तो सर्टेन हो जाएगा, और अगर वो हार गया तो आपकी बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया कि भाई प्रोबेबली विन द रेस, कि वो उसके जीतने का चांस बहुत है, वो जीत सकता है। तो ये देखेंगे आपकी नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं एवरीडे स्पीच में। तो ये जो नॉर्मल लाइफ में जो है आप प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको मैं कुछ और एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई इस दफ़ा जो है वो रमज़ान जो है वो 29 रोज़े का हो सकता है, या इस दफ़ा रमज़ान जो है वो 30 रोज़े का हो सकता है, सब्जेक्ट टू साइटनिंग ऑफ मून, आपको जो है वो चांद नज़र आने की सूरत में। लेकिन आप सर्टन नहीं है, आप 100% नहीं कह सकते। सही है जनाब। तो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये जो वर्ड है प्रोबेबली या प्रोबेबिलिटी का, ये आपकी लाइफ में, या चांस का, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अ नंबर ऑफ मॉडर्न फील्ड्स। ये कह रहा है कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी जो है, ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ है और जो मॉडर्न फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजुकेशन एरियाज़ हैं और आपके जो मॉडर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉर्टेलिटी एंड इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस वाले हैं ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करते हैं। तो अब देखें ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी यूज़ हो रही है। आगे लिखा हुआ है टू बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल फिनोमेना एंड इन आवर डेली लाइफ। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं हो रही? यकीनन कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है दुनिया में जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो यूज़ नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत वास्ट टॉपिक है। हमारे कोर्स में तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप इसको आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जगह जगह इस्तेमाल हो रहा है। चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो। आप सुन के हंसेंगे कि सर ये उर्दू और इस्लामियत में कहाँ से आ गई? यस, जब आप जो है वो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो वहाँ पर आपको डेटा कलेक्शन करनी होती है। डेटा कलेक्शन के अंदर भी प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज़ ना होती हो। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी हैज़ बिकम अ साइंस दैट प्रिडिक्ट्स द चांसेस ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ एन अनटोल्ड नंबर ऑफ अकरेंसेस फॉर मैन्स बेनिफिट। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक साइंस बन चुकी है जो कि प्रिडिक्ट कर सकती है किसी भी इंसान की सक्सेस को या फेलियर को, ऑफ एन अनटोल्ड नंबर ऑफ अकरेंसेस फॉर मैन्स बेनिफिट। देखें ना, एक इंसान अगर दुकान खोल रहा है, फॉर एग्जांपल वो यूँ समझ लें कि उसकी फ्रूट जूस की जो है वो दुकान खोल रहा है किसी जगह पर, तो अब वो कोशिश कर रहा है कि यार मैं ऐसी जगह दुकान खोलूँ जहाँ पर लोग बहुत आते जाते हों, तो यहाँ पर फिर मेरा जूस जो है, फ्रूट जूस बिकने का चांस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई ना कि वो ऐसी जगह पे दुकान खोलेगा, शॉप खोलेगा जहाँ पर उसको जो है वो अपना फ़ायदा नज़र आए, जहाँ पर उसका जो है वो सेल हो सकती है। लेकिन ये नहीं मैं बोल रहा कि भाई सर्टन है कि बस यहाँ दुकान खोलो और बस उसका काम चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टन स्टेटमेंट इज इन फैक्ट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब ये कह रहा है न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टन स्टेटमेंट। अनसर्टन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? गैर यकीनी। क्योंकि 100% यकीनी अगर होगी तो प्रोबेबिलिटी का वर्ड ही नहीं आएगा, तो इसलिए 100% का आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। सही है। तो इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टन स्टेटमेंट इज इन फैक्ट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है
कि जो आपके अनसर्टेन स्टेटमेंट्स हैं उसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और पेज खोल रहा हूं मैं। और कुछ पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्योंकि हम तो वो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकली हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जो पहली टर्म हमें नज़र आ रही है ये आपके सामने लिखी हुई एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। देखिए, आपके पास अगर एक डाइस है जिसको हम लोडू का छक्का कहते हैं, आप वो डाइस उछालें, तो अब वो डाइस उछालें तो क्या नंबर आ सकता है, हमें उस नंबर को नहीं देखना, अभी हम सिर्फ डाइस उछाल रहे हैं। तो इस काम को आप क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। इसी तरह अगर आप जो ताश के पत्ते होते हैं, आप ताश के पत्तों में से एक पत्ता जो है फेंक रहे हैं, तो ये असल में क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है। आपके पास एक कॉइन है, आप उस कॉइन को उछाल रहे हैं, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है या ट्रायल है। पॉइंट नंबर 2, टर्मिनोलॉजी नंबर 2, आउटकम। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम और लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। अब आपने जो वो लोडू का दाना, लोडू का छक्का, डाइस जो है फेंका और उसके ऊपर 5 आया, 5 आया, तो ये आपका आउटकम है। या आपने जो है वो ताश या प्लेइंग कार्ड्स का पत्ता फेंका और पत्ता फेंकने पर आपके पास अगर फ़र्ज़ करें हुकुम का इक्का आ गया, यानी कि एस आ गई, स्प्रेड की, तो अब जो आपके पास चीज़ आ रही है सामने वो कहलाती है आउटकम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरा पॉइंट है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या है, एवरी पॉसिबल आउटकम नो टू ऑफ विच मे बी आउटकम्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट और एन एलिमेंट। जो आपका पॉसिबल आउटकम आ रहा है उसको आप सैंपल पॉइंट कहते हैं, ये याद रखिएगा। सैंपल स्पेस क्या होती है, अ सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स और आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। अब फर्ज करें अगर आप एक लोडू के छक्के को, डाइस को 5 दफ़ा उछाल रहे हैं, तो ये 5 दफ़ा जो आप उछालेंगे, 5 दफ़ा उछालने में जितने भी आपके पास आउटकम आएंगे, इन तमाम आउटकम को अगर आप एक जगह पर कलेक्ट कर लेंगे तो ये कहलाएगी सैंपल स्पेस। इसी तरह अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं, अगर आप उन दोनों कॉइन्स को एट अ टाइम उछालेंगे तो जो हेड और टेल जितनी दफ़ा आने का चांस है उन सब की आप जो है आउटकम लिखेंगे, तो उस तमाम टोटल आउटकम को आप क्या बोलते हो, सैंपल स्पेस। पॉइंट नंबर 5, इवेंट। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अब आपके पास जो है वो आपने डाइस उछाला था, 2 डाइस उछाले थे, एक दफ़ा 1-1 आया, एक दफ़ा 2-2 आया, एक दफ़ा 1-3 आया, एक दफ़ा 1-5 आया, एक पे 2-4, एक पे 2 आया, एक पे 4 आया, एक डाइस पे 3 आया, एक पे 6 आया, एक डाइस पे 6 आया, दूसरे पे भी 6 आ गया, एंड सो ऑन। जितने भी आउटकम्स बनेंगे सैंपल स्पेस आप बनाएंगे, उन सैंपल का जो एक सबसेट होगा, उस सैंपल स्पेस का जो एक एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। अभी इस पे और भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे इंशाल्लाह। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट्स, यानी कि 2 ऐसे इवेंट्स कि जब आप उन दोनों इवेंट्स को आपस में मिलाएं तो मिलाने पर कोई चीज़ कॉमन ना हो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके सामने सबसे नीचे देखें। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ मेरा ये माउस चल रहा है, इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन द इवेंट्स हेड एंड द इवेंट टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर इफ वन अकर्स द अदर कैन नॉट हैपन। अगर आपने जो है वो एक कॉइन को उछाला तो या तो टेल आएगी या हेड आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि टेल और हेड एक साथ आ जाएं। तो वो तमाम इवेंट्स जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ ना हो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि 2 ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आता है। अगला हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड आर कॉल्ड exhaustive events. Let A and B be 2 events of a sample space S, then A and B are said to be exhaustive if A union B बराबर है S। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक सैम्पल स्पेस है,
उस सैंपल स्पेस में से आपने कुछ इवेंट्स को अलग कर लिया, उसका नाम A दे दिया, और बाकी इवेंट्स को अलग करके उसका नाम B दे दिया। तो जब आप A और B को मिलाएंगे तो आपको वापस क्या हासिल हो जाएगा? सैंपल स्पेस का सेट जिसका नाम आपने S रखा है। तो जब सारे के सारे एक साथ दोबारा आ गए तो ऐसे इवेंट्स को आप बोलते हैं एक्सॉस्टिव इवेंट्स। तो ये सारी छोटी छोटी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लाइफ में भी बहुत काम आती हैं और एग्जाम में भी बहुत काम आती हैं, MCQs वगैरह में। अगला है हमारे पास, नजर आ रहा होगा आपको, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द रिलेवेंट एविडेंसेस। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाइस है, आपको पता है डाइस पे एक फेस पे 1 लिखा हुआ होता है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे 6। तो जब आप डाइस को फेंकते हैं तो अब ये जो 6 नंबर हैं जो कि डिफरेंट फेसिस के ऊपर हैं डाइस के, ये 6 नंबर कोई भी नंबर आने का चांस जो है वो बराबर है। तो अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हैं जिसमें कोई भी आउटकम जो है वो आ सकता है और सारे आउटकम आने का चांस बराबर है, तो ऐसे इवेंट्स को आप बोलते हो इक्वली लाइकली इवेंट्स। आगे चलते हैं, अगला है नवा, फेवरेबल इवेंट्स। The number of outcomes which ensure the occurrence of an events are called favorable events। यानी कि वो इवेंट्स जो कि आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पर when a dice is thrown the number of cases favorable to the event A 3 to 3 to 3 to the event B is an even number R3 to the event C is a prime number R3। देखें डाइस के अंदर आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इवन नंबर क्या होते हैं? एक 2 होता है, एक 4 होता है और एक 6 होता है। तो टोटल इवन नंबर कितने हो गए? 3। इसी तरह टोटल ऑड नंबर कितने हैं? एक 1 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है। तो टोटल ऑड नंबर कितने हो गए? वो भी 3 हो गए। इसी तरह प्राइम नंबर्स कितने हैं? एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 3। तो अब आपके पास देखिए क्या लिखा है? द नंबर ऑफ आउटकम्स विच इंश्योर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स आर कॉल्ड फेवरेबल इवेंट्स और केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन अ ट्रायल। तो अब आपके पास जब आपने जो है वो डाइस को उछाला तो आपके पास जो है वो फेवरेबल इवेंट जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, ये मतलब है। यानी कि ऑड नंबर 3 है, इवन नंबर 3 है और प्राइम नंबर 3 है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इसके अलावा। अभी हमने डाइस की एग्जाम्पल देखी है। 10वां पॉइंट देखें, सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट is a set containing only one element of the sample space, that is a singleton set, then it is called a simple or an elementary event। मिसाल के तौर पर the event of a getting a number 4 in the throwing a die is the subset A4 of the sample space S is equals to 1 2 3 4 5 6। यानी कि ऐसा इवेंट जो कि सिर्फ एक हो, सिंगलटन सेट हो। अगर आपने एक डाइस उछाला तो आपको पता है क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो 4 आने का चांस जो है वो क्या है? 1 है। तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये कहलाएगा सिंपल इवेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको फिर आगे मेन पॉइंट पे आ जाए। 11 पॉइंट देखें, कंपाउंड इवेंट। A compound event is one that can be expressed as the union of simple events। यानी कि एक नंबर से ज़्यादा अगर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। आगे चलते हैं, ये देखें सबसे ऊपर देखें जो लिखा हुआ है, जहाँ मेरा माउस चल रहा है, द इवेंट बी क्या है? अ सेट ऑफ गेटिंग हेड और टेल इन टॉसिंग अ कॉइन। अब जाहिर सी बात है वो बोल रहा है कि भाई किसी कॉइन को टॉस करोगे और आपके पास इवेंट में क्या क्या आ सकता है? टेल और जो है वो हेड दोनों आ सकता है। तो अगर आप हेड और टेल को दोनों को मिलाएंगे तो क्या सेट बनेगा? हेड और टेल का सेट बन जाएगा। तो ऐसे सेट को जो है वो क्या बोलते हैं? वो सिंपल इवेंट था। और ऐसे सेट का नाम क्या रखते हैं? 1 मिनट रुकें, मैं खुद भी बाज़ दफ़ा भूल जाता हूँ। ये आ गया, इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सही है जनाब, ये कंपाउंड इवेंट कहलाता है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे आपके बुक के पेजेस हैं, ये सब बुक के पेजेस हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट।
अगर फर्ज करें मैच जीतने की, एक फुटबॉल मैच है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 0.7 है, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.3। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा थ्योरम 7.8.1 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ए एंड ए डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी कि ए और ए डैश का मतलब है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए अगर क्या है जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो ए डैश क्या है हारने की प्रोबेबिलिटी। ए अगर क्या है दिन की प्रोबेबिलिटी, तो ए डैश क्या है रात की प्रोबेबिलिटी। सही है जनाब। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवन की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका आंसर हमेशा किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। और यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज में एक और इजाफा कर दूँ, याद रखिएगा बच्चों कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी आंसर कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स बोलता है कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में आ रही है, तो वो गलत कह रहा है। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं आ सकती और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 का मतलब है 100%। कोई चीज़ 100% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपका आंसर जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि यार ये 100% रॉन्ग है, कोई चांस नहीं है कि ये सही हो। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी हो गया, 12 पॉइंट भी हो गया। आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब हम आ गए अपने मेन पॉइंट के ऊपर, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ एस इज अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है? टोटल आउटकम्स को कहते हैं, और ए जो है वो सबसेट है किसका? एस का। देन द प्रोबेबिलिटी that the event A happens is defined as probability of event A is equals to number of element। O का मतलब क्या होता है? number of element, number of element in A upon number of element in sample space। तो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, जिसके ज़रिए हम पूरी एक्सरसाइज 7.4 कर सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये आ गई जनाब हमारी एक्सरसाइज। पहले मैं बुक में खोल लूँ एक्सरसाइज, क्योंकि बार बार फिर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। खुल गई भाई एक्सरसाइज। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 1, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। अ डाई इज रोल्ड वंस, एक जो डाइस होता है, जो लोडू का दाना होता है, दाना भी कहते हैं, चक्का भी कहते हैं, डाइस भी कहते हैं, डाई भी कहते हैं। अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। बहुत आसान है। पार्ट 2 a number greater than 4, part 3 a number greater than equals to 4, part 4 a number 7, part 5 a number greater than 7, part 6 a number less than 9। तो 1 by 1 हम करेंगे जनाब। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अब देखें, जब आप डाइस को फेंकेंगे, उछालेंगे, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? अब मैं बना रहा हूं सैंपल स्पेस। 1 या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो पार्ट नंबर 1 क्या है? नंबर 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब हमारे पास जो ओ है, ओ ए है, कितने हैं 4 इसके अंदर? 1।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 कितने हैं? 4 कितने हैं? 1 है। अच्छा, और ये टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं टोटल? 6। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, जिसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? ओ ए अपॉन ओ एस। 4 कितने हैं? 1। टोटल कितने हैं? 6। 1 अपॉन 6 आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब देखें, ये मैंने जो है ना पूरा करके बताया कि भाई ओ एस क्या होता है, ओ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ एस। अब मैं हर पार्ट के अंदर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वरना मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा अब। लेकिन आपने एग्जाम के अंदर फॉर्मूला बाकायदा शो करके काम करना है। आगे क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब आप देख लें ऊपर सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं? 4 से बड़े सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर हैं, एक 5 और एक 6। तो टोटल कितने हैं 4 से बड़े नंबर? 2। और अपॉन में तो आपको पता है टोटल आउटकम्स ही आते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 अपॉन 3। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब आपके पास वो कहता है नंबर क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 से बड़ा हो और 4 भी शामिल हो। तो अगर 4 से बड़ा हो और 4 भी शामिल हो तो 3 नंबर्स हो गए। अब ये 4 5 6, तो 3 अपॉन 6 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन 2। हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 हमारे पास क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 7। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ अ नंबर ग्रेटर देन 7, कि भाई 7 से बड़ा। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या आपको ऊपर सैंपल स्पेस के अंदर 7 से बड़ा कोई नंबर नजर आ रहा है? कोई नंबर है जो 7 से बड़ा हो? सॉरी, अ नंबर 7। सॉरी, 7 से बड़ा नहीं बोला उसने, सिर्फ 7 बोला है पार्ट 4 में। कभी कभार जो है ना ये रब करने में ज़रा मुश्किल हो जाता है। बस इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी फिर मसला कर देता है। अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपसे। अब आप मुझे खुद बताएं, 1 2 3 4 5 6 डाइस में 7 होता ही नहीं है, तो इसलिए 7 आने की प्रोबेबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब पॉसिबल ही नहीं है तो डेफिनेटली क्या आंसर आएगा? 0। ये इसका 1/3, इसका 1/2 और इसका 0। अब बात करते हैं 5, 5th पार्ट। 5वें पार्ट में क्या कहता है? अ नंबर ग्रेटर देन 7। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? 7 से बड़े नंबर की। अभी पीछे आपने देखा 7 ही मौजूद नहीं है, तो 7 से बड़ा नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी? 0। और जो इसका आखिरी पार्ट है, छठा पार्ट, इसमें क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9। कहते हैं 9 से छोटे नंबर। अब ये जो सारे के सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे टोटल नंबर जो है ये सारे के सारे 9 से छोटे हैं। तो इसका मतलब है ये क्या आ गया आपके पास? 6 अपॉन टोटल कितना है? टोटल भी 6 है, 6 से 6 कट गया, तो ये आपके पास आ गया 1। और 1 का मतलब है 100% चांस, यानी कि अगर आप किसी डाइस को लोडू पे फेंक रहे हैं तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई कोई भी नंबर आए वो 9 से छोटा होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो इसका मतलब है 100% चांस है, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब है नो चांस, कोई चांस ही नहीं है। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, आपके पास 3 कॉइन्स हैं और आपने उन तीनों कॉइन्स को उछाला।
What is the probability of obtaining part number 1? At least one tail. Part 2, at least 2 heads. Part 3, 2 heads and 1 tail. Part 4, all heads. Part 5, no heads and no tails. Part 6, the same faces. Part 7, 2 faces, the same and the other different. तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हुए? सैंपल स्पेस बनाना। तो अब सैंपल स्पेस जो है वो कैसे बनेगी? जब आप ये मेरे साथ ये काम कर रहे हों तो आप प्लीज़ बुक खोल के बैठिएगा, क्योंकि अगर आप बुक खोल के नहीं बैठेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। सवाल जो है मैं बार बार आपको शो नहीं कर सकता। ओके जी, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं एस। कितनी कॉइन्स हैं? 3। अब आपने 3 कॉइन्स को उछाला। आप जानते हैं एक कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो जब आपने 3 कॉइन्स को उछाला एक साथ, साइमल्टेनियसली माने एक साथ, तो क्या क्या आ सकता है? सारे चांसेस आपको लिखने होंगे। पहला चांस तो ये हो सकता है कि तीनों के ऊपर हेड आ जाए। ये चांस हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि तीनों के ऊपर टेल आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी। ये भी तो हो सकता है कि 2 पे हेड आए और 1 पे टेल आए। बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 1 पे हेड आए और 2 पे टेल आए। बिल्कुल हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि 1 पे हेड आए, 1 पे टेल आए और 1 पे हेड आ जाए, यानी कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल और तीसरे पे फिर हेड। और ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए। बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड। बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। तो असल में सैंपल स्पेस का मतलब ही ये होता है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, सारे के सारे आउटकम्स लिखो। तो अब हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हो गए, इनको अगर आप काउंट करें और आप देखिएगा ये जो मैंने लिखे टोटल आउटकम्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। टोटल आउटकम कितने? 2, 4, 6, 8। अब आ जाएं आप अपने सवाल के ऊपर। सवाल हो गई। अब पहला क्या था? एटलीस्ट 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। कह रहे कम से कम 1 टेल हो, कम से कम 1 टेल हो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती हैं? ऑब्वियसली 3। तो सारी टेल वाली आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल आपके पास जो टेल वाली है वो 7 है, और अपॉन में जो आती है वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आते हैं। ये आ गया इसका आंसर। पार्ट 2 देखें जनाब। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि कम से कम 2 हेड हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3। तो 2 हेड वाले कितने हैं? एक ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, और एक 3 हेड वाला भी आ जाएगा 4। 4/8, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो? 3 ही हो सकते हैं। तो ज्यादा वाला भी ले लिया, लेकिन 2 से नीचे वाला नहीं लिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर वो सिंपल फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि मजीद कट रहा है, तो आप उसको जरूर काटेंगे। जैसे ये 4 और 8 आपस में कटता है, तो इसका आंसर आ गया 1/2। पार्ट 3 में क्या कह रहा है वो? 2 हेड्स एंड 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads and 1 tail, यानी कि 2 हेड्स हो और 1 टेल हो। 2 हेड्स और 1 टेल वाला कौन सा है जनाब? एक तो ये रहा 2 हेड्स वाला, एक ये रहा 2, और 2 हेड वाला एक ये रहा 3।
तो जनाब टोटल आपके पास कितने आ गए 3 और अपॉन में क्या आ गया टोटल स्पेस ये आ गया आपके पास 3/8। पार्ट 4 में क्या मांग रहा है जनाब ऑल हेड्स, सिर्फ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो तो टोटल हेड्स कितने हैं सारे हेड्स ये तीन हेड और ये एक ही दफा आ रहा है और टोटल कितना है 8 तो 1/8 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 में क्या करें नो हेड्स एंड नो टेल्स, नो हेड्स नो टेल्स कह रहा है ना तो हेड है ना टेल है। अब ये नामुमकिन बात है जब आप 3 कॉइन्स उछालेंगे किसी पे हेड होगा किसी पे टेल होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हेड और टेल के बगैर आ जाए। इसका मतलब है नो चांस, आंसर शुड बी 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। छठे पार्ट में क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम फेसेस, कह रहा है भाई सेम फेसेस हो। अब सेम फेसेस वाले कितने हैं एक तो ये रहा हेड और एक ये रहा टेल। तो टोटल जो सेम फेस वाले जो इवेंट्स हैं वो कितने 2 तो 2/8 2 1 2 2 4 8 तो फाइनल आंसर आ गया 1/4। और इसका जो आखिरी पार्ट है बड़े मजे का सवाल था ये आखिरी पार्ट है वो है 2 फेसेस द सेम एंड द अदर डिफरेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 faces the same and other different। कहता है 2 जो है वो सेम फेस हो और एक डिफरेंट हो। तो एक तो ये रहा 2 सेम फेस वाला, एक ये रहा 2 सेम फेस वाला, 2 ये रहा 2 सेम फेस वाला, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 2 सेम फेस वाला और ये रहा 6। बाकी जो 2 हैं वो तो 100% सेम फेस वाले हैं। तो टोटल 6 है अपॉन में आ जाएगा टोटल 6/8। 2 3 6 2 4 8 ये आ गया 3/4। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चले जनाब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें सबसे नीचे आपके सामने लिखा हुआ है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आपने एक साथ फेंक दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अगर 2 डाइस एक साथ फेंके जाएं तो कहता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला अ डबल ऑफ एनी काइंड is obtained. The sum of their point is 9. तीसरा the sum of their points is less than 7। थोड़ा सा मैं इसको नेगेटिव करता हूं ताकि और अच्छा नजर आ जाए। चौथा the sum of their points is greater than 10। पांचवा the sum of their points is even। छठा द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 13। सातवां 1 die shows twice as much as the other। आठवां देयर सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये है जनाब। तो अब आपके पास 2 डाइस जो हैं वो 2 डाइस आपके पास जो हैं वो एक साथ फेंके जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है वही आपको बताया है कि जी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हुए सैंपल स्पेस बनती है। तो मैं यहां पर सैंपल स्पेस बना रहा हूं। क्या बनेगी जनाब सैंपल स्पेस एस। देखें
डाइस पे एक पहला जो डाइस है, फर्स्ट डाइस, यहां मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। फर्स्ट डाइस क्या होगा? फर्स्ट डाइस पे एक पे 1 लिखा हुआ होगा, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे 6। जो दूसरा डाइस है वो मैं यहां लिख रहा हूं, सेकंड डाइस। यहां पर भी क्या होगा? एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6। अब हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स। जब आपने 2 डाइस उछाले, हो सकता है कि दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, यानी कि पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 1। पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2। पहले पे 1, दूसरे पे 3। पहले पे 1, दूसरे पे 4। पहले पे 1, दूसरे पे 5। पहले पे 1, दूसरे पे 6। हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबल है ना कि भाई पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहले पे 2 हो, तो ये हो जाएगा पहले पे 2 है, दूसरे पे 1 है, तो पहले पे 2 है, दूसरे पे भी 2 है। पहले पे 2 है, दूसरे पे 3 है। पहले पे 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर पहले पे 2, दूसरे पे 6। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन 2 आना ज़रूरी नहीं है, 3 भी तो आ सकता है। अब 3 के साथ हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब 4 भी तो आ सकता है। पहले पे 4, दूसरे पे 1, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पे 5 हो, 1 हो, फिर 5 हो, 2 हो, फिर 5 हो, 3 हो, फिर 5 हो, 4 हो, फिर 5 हो, 5 हो, और फिर 5 हो, फिर 6 हो। बिल्कुल हो सकता है। और फाइनली ये भी हो सकता है कि पहले पे 6 हो, दूसरे पे 1, पहले पे 6, दूसरे पे 2, पहले पे 6, दूसरे पे 3, पहले पे 6, दूसरे पे 4, पहले पे 6, दूसरे पे 5, पहले पे 6, दूसरे पे 6। तो इस तरह जनाब ये मैंने आपको टोटल आउटकम्स दिखा दिए लिखकर। ये है आपके पास पहला डाइस और ये है आपके पास दूसरा डाइस। तो टोटल आउटकम्स अगर आप काउंट करें जो मैंने बनाए हैं, जो टोटल आउटकम्स अगर आप काउंट करेंगे तो वो 36 हैं। आप देख लें टोटल 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। जब आपने सारे आउटकम लिख लिए और आपने पूरी सैंपल स्पेस बना ली, अब आप आएंगे सवाल की तरफ। सही है जनाब? सैंपल स्पेस अगर गलत बनेगी तो सवाल तो फिर 100% गलत ही होगा। पहला पार्ट, अ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन्ड। कि जी डबल जो है वो एनी काइंड, क्या मतलब है इसका? नोट कर लें आप कि डबल का मतलब है सेम नंबर आना चाहिए। डबल का मतलब क्या है? सेम नंबर आना चाहिए। डबल ऑफ एनी काइंड। 1 मिनट वेट करें काइंडली।
सॉरी, डबल ऑफ एनी काइंड का मतलब है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का डबल हो। तो देखें, अगर आप नोट करें, ये है 1 2, अगर आप देखें 1 है और दूसरा क्या है 2, तो 1 का डबल क्या होता है 2 होता है, यानी कि अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्या हो सकता है, तलाश करें इसके अंदर। ऊपर कोई और है 1 के अलावा, 1 के साथ कुछ नहीं है। अब 2 की बात करें, एक 2 हो सकता है और एक 4 हो सकता है, क्योंकि 2 का डबल जो होता है वो 4 होता है। और कुछ नजर आ रहा है? नहीं। अच्छा, फिर देखें 3 की बात करें, 3 में क्या डबल आ रहा है भाई? एक 3 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 में क्या हो सकता है? एक 4 हो सकता है, एक 2 हो सकता है। 5 में क्या हो सकता है? 5 में कोई डबल नहीं है। 6 में क्या हो सकता है? एक 6 हो सकता है, एक 2 हो सकता है। और एक चीज भूल गया था मैं, एक 2 और 6 भी हो सकता है, देख लें आप। सॉरी, 2 और 6 नहीं होगा, और 6 और 2 भी नहीं होगा, क्योंकि डबल की बात हो रही है। आई एम सॉरी, डबल की बात हो रही है। तो आपको कुछ और डबल नजर आ रहा है? यस, बिल्कुल, एक 6 3 है। और भी एक नंबर और है, देख लेते हैं उसको। एक 1 2 था और एक 2 1 है। तो ये सारे नंबर वो हैं, अगर आप इनको देखें ना, शुरू वाला क्या लिखा हुआ है 1 2, 1 का डबल 2, फिर लिखा हुआ है 2 4, 2 का डबल 4, फिर लिखा हुआ है 3 6, 3 का डबल 6, फिर लिखा हुआ है 4 2, 2 का डबल 4, फिर लिखा हुआ है 6 3, 3 का डबल 6, फिर लिखा हुआ है 2 1, 1 का डबल 2। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? 6। टोटल आउटकम्स कितने? 36। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ये मतलब था डबल का। पार्ट 2 करते हैं जनाब इसका। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ देयर पॉइंट्स इज 9। कह रहा है भाई जो टोटल सम है, सम इज 9, टोटल जो है वो 9 हो। अब 9 वाले कौन कौन से हो सकते हैं आप तलाश कर लें। 1 के साथ तो 9 नहीं आ रहा, 2 के साथ भी 9 नहीं आ रहा, 3 के साथ। एक तो आपके पास हो गया 3 6, क्योंकि जब आप 3 और 6 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। फिर आप 4 और 5 ले लें, क्योंकि 4 और 5 को जब आप ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 5 और 4 को ले लें, और फिर 6 और 3 को ले लें, 9 आ जाएगा। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 36। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1 अपॉन 9। सही है जनाब। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। उसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगा, इसको छोटा करूंगा मैं, ताकि ये चीज जो है वो सामने रहे, सैंपल स्पेस। पार्ट 3। पार्ट 3 पढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर पॉइंट इज लेस देन 7। कहता है जब इनको ऐड करो, सम इज लेस देन 7। भाई 7 से छोटा हो। अब 7 से छोटे कौन कौन से हो सकते हैं? 7 से छोटे काउंट कर लीजिए। एक आपके पास 1 1 होगा, एक 1
2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 नहीं होगा, क्योंकि 1 + 6 कितना होता है 7। इसी तरह एक 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा। आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 5 जो होगा वो 7 हो जाएगा और 2 6 जो है वो 8 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, 3 की बात करते हैं। 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4 नहीं होगा, क्योंकि 3 + 4 क्या होता है 7। और आगे चलते हैं, एक 4 1 हो जाएगा, एक 4 2 हो जाएगा, 4 3 नहीं लेंगे क्योंकि 4 + 3 7 होता है। 5 की बात कर लें, एक 5 1 होगा और आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 5 + 1 जो होता है वो 6 होता है और उसके बाद फिर 7 और आगे बढ़ जाएगा। टोटल देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15 अपॉन टोटल कितना है आपके पास 36। किससे कट रहा है, 3 से। 3 5 = 15, 3 12 = 36। तो ये हमारे पास आ गया 5/12। किसका आंसर, पार्ट 3 का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ देयर पॉइंट इज ग्रेटर देन 10। 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा कौन कौन सा हो सकता है। 1 में से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 6 7 होता है, फिर 2 + 6 8 होता है, 3 + 6 जो होता है वो 9 होता है, 4 + 6 10 होता है, 5 + 6 एक तो 5 और 6 जो होता है ये 10 से बड़ा होता है, क्योंकि 11 हो जाएगा। एक 6 + 5 भी 10 से बड़ा होता है, और एक 6 + 6 भी 10 से बड़ा होता है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 हो गए ये, और अपॉन में क्या आ जाएगा 36। 3 1 = 3, 3 12 = 36। ये आ गया 1/12। थोड़ा मैं इसको और छोटा करूँगा ताकि सारे पार्ट्स एक ही जगह पर हों। मैं नहीं चाहता कि पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग नज़र आएँ, क्योंकि सैम्पल स्पेस सामने होनी चाहिए। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है जनाब, द सम ऑफ देयर पॉइंट इज इवन। जो सम है आपका, सम जो है वो क्या है, इज इवन। जब आप सम करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखें 1 + 1, इस पर निशान लगाते जाएं, इस तरह मैं आपको निशान लगा के देता हूँ। यहाँ से इवन मिलेगा, 1 + 3 यहाँ से इवन मिलेगा, 1 + 5 यहाँ से इवन मिलेगा। तो पहले में से कितने मिल गया, 6 में से 3। फिर 2 + 2 में से मिलेगा, 2 + 4 इवन होता है, 2 + 6 फिर 3 मिल गए। फिर अगले में से 3, फिर अगले में से 3, फिर अगले में से 3, फिर अगले में से 3। आप चेक कर लें, देखें 6 2 इवन होता है, 6 4 इवन होता है, 6 6। तो टोटल जो आपके पास बनेंगे ये बनेंगे 18। आप देख लीजिएगा अपॉन में कितना आ रहा है 36। 18 1 = 18, 18 2 = 36। 1/2 इज आवर फाइनल आंसर। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इसका पार्ट 6। पार्ट 6 में हमसे क्या मांग रहे हैं, 1 डाइस शोज ट्वाइस एज मच एज द अदर। एक जो है वो दूसरे का जो है वो क्या हो, ट्वाइस हो। सॉरी, मैं गलत कह गया। पार्ट 6 जो है वो है सम ऑफ देयर पॉइंट इज 13। सम इज 13।
यानी कि दोनों को सम करें, सम 13 आ जाए। अब आप देख लें अपनी सैंपल स्पेस के अंदर कोई से भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिसका आंसर जो है वो 13 हो। 12 से बड़ा तो आंसर ही नहीं आ सकता, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा फाइनल वो क्या होगा, 0। यानी कि ये आने का चांस ही नहीं है, ये आने का चांस है ही नहीं। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। क्या है जनाब पार्ट नंबर 7? वन डाई शोज ट्वाइस एज मच एज द अदर। एक जो है वो दूसरे का डबल हो, तो क्या हो सकता है? एक आपके पास क्या आ सकता है, 1 2, क्योंकि 1 का डबल 2 होता है। एक हो सकता है 2 1 डबल होता है। एक हो सकता है 2 4 डबल होता है। एक हो सकता है 3 6 डबल होता है। एक हो सकता है 4 2, 2 का डबल 4 होता है। और एक हो सकता है 6 3, 3 का डबल 6 होता है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल आउटकम कितने थे? 36, 6 6 36। ये आ गया जनाब हमारे पास 1/6। तो अगर आप नोट करें तो पार्ट 1 और पार्ट 7 ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। पार्ट 8, देयर सम इज लेस देन और इक्वल टू 12। कहता है जो सम है, यहां लिख रहा हूं मैं पार्ट 7, सम इज, क्या लिखा हुआ है? लेस देन और इक्वल टू 12। लेस देन और इक्वल टू 12। अब आप बताएं, जब दो पॉइंट्स को आप सम करें तो ये कह रहा है उसका आंसर जो है वो या तो 12 हो या 12 से कम हो। तो इसका जवाब ये है कि ये सारे के सारे आउटकम्स ही ऐसे हैं कि जब इनको आप ऐड करते हैं तो या तो उनका आंसर 12 आता है या 12 से कम आता है। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, यानी कि टोटल 36 और अपॉन में भी 36। 36 से 36 कट गया तो आपका जो आंसर आया वो क्या है, 1। यानी कि ये सर्टेन इवेंट बन गया। सही है जनाब। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आज की हम क्लास ऑफ कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। और लंबा लेक्चर की वजह यह है कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इसकी थ्योरी वगैरह भी बताई है, और क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 थोड़े से लंबे थे। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले लेक्चर के अंदर 7.4 100% कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रीवियस एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी सारे कमेंट्स जमा हो गए हैं। इंशाल्लाह कमेंट्स के ऊपर एक लेक्चर बनाने वाला हूं मैं। सेकेंड ईयर मैथ के ऊपर बनाऊंगा पहले, फिर फर्स्ट ईयर मैथ पे बनाऊंगा, और उसके बाद ओ लेवल एड मैथ्स पे बनाऊंगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बच्चों, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, तो आप जो हैं वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियोस को खाली अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इन बांटने से बढ़ता है। तो आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।